IVM। मंगलवार का दिन आईपीएल सीजन 14 में होने जा रहा है बहुत खास, क्योंकि पॉइंट्स टैली की लड़ाई 4 टीमों को अब करना है पास। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे दो सुपरहिट मुकाबलों के बारे में। एक तरफ जहां दिल्ली का मुकाबला कोलकाता से होगा, वहीं दूसरी तरफ पिछली बार की चैंपियन मुंबई टीम जो 7वें नंबर पर है पायदान पर, उनके लिए मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है। और सामने एक ऐसी टीम है जो 125 रन डिफेंड करके आ रही है। हम बात कर रहे हैं पंजाब किंग्स की। यानी एक तरफ देश के भावी कप्तान और उप कप्तान यानी कि रोहित शर्मा और के राहुल आमने सामने होंगे। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो ऋषभ पंत एक और उप कप्तानी पद के दावेदार जो भारतीय टीम के, वो मैदान पर होंगे। पॉइंट शैली में उनकी टीम नंबर 2 पर है। वहीं चौथे नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है। ये बड़े मुकाबले हैं। इसके अलावा बात सनराइजर्स हैदराबाद की जीत की करेंगे जो बहुत बेमानी है। पॉइंट शैली में वो दूसरी टीमों का खेल खराब कर सकते हैं बनस्पत अपना खेल बनाने के, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला जो आज है मुंबई इंडियंस का पंजाब किंग्स से, उससे ही चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। क्योंकि एक अदद हार मुंबई इंडियंस के लिए न सिर्फ पॉइंट शैली में रास्ता बहुत मुश्किल कर देगी, बल्कि उनकी साख पर भी बट्टा लगेगा। लगातार वो मैचेस हार रहे हैं। इस बार यूएई के फेज 2 में 3 मैच वो हार चुके हैं और खतरा अब हार के चौका का मंडराने लगा है मुंबई इंडियंस के ऊपर। दो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ निखिल चोपड़ा जी हैं, इस आईपीएल के चश्मदीद गवाह, कमेंट्री कर रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर। साथ ही राजकुमार शर्मा जी, विराट के कोच और दिल्ली टीम के हेड कोच। और इनसे आज हम समझेंगे कि मुंबई टीम को आखिर हुआ क्या है और उनके इस दर्द की दवा क्या है। निखिल भाई, दर्द की दवा कहाँ से लाएंगे रोहित शर्मा? बल्लेबाजी फ्लॉप, रन बन नहीं रहा है, कप्तान भी कुछ कर नहीं पा रहा है, जो मेन खिलाड़ी है उनकी फिटनेस को लेके सवाल। कुल मिलाकर मुंबई वड़ा पाव नहीं खा पा रही है इस आईपीएल में। राजीव भाई, सीधा सीधा जवाब है। रोहित के बल्ले से जब 40 जब रन निकले, लेकिन बाकी के जो बल्लेबाज हैं सिर्फ अपनी दिमाग की बत्ती ना जला लें, कहीं पे वो बटन है ढूंढ ले। सिर्फ कॉमन सेंस की जरूरत है। सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, ये बल्लेबाज, इनको अभी मौका मिला है भारतीय टीम में, इनको मौका दिया है कि आप जाके विश्व कप खेले। तो यानी कि बाकी भारतीय बल्लेबाजों से इनका फॉर्म बेहतर है, ये बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। सिंपल सीधी सादी कैलकुलेशन करके बल्लेबाजी करनी है। पिछला मुकाबला जो आरसीबी के खिलाफ वो हारे, 10 में 80 थे, 76 रन चाहिए थे 10 में। सिर्फ कैलकुलेट करते कि अगले 5 में रन बॉल भी करते तो 30 रन बनते थे। उसके बाद 5 में 46 बनते थे विकेट्स इन हैंड। अब इतना तो आप कर ही सकते हैं ना कि अब सिचुएशन को पढ़ने के बाद उसके तहत आप बल्लेबाजी करें। आप ऐसे बल्लेबाजी कर रहे हैं कि आपको हर जो ओवर में 14 से 15 रन चाहिए, कि आपने सिर्फ छक्के मारने, आपने सिर्फ चौके मारने। अंत में मुकाबला जिताना जरूरी रहता है, क्योंकि बाकी का काम तो शुरुआत में रोहित ने आपको कर ही दिया। कल जेसन रॉय ने क्या किया? मौका मिला, सीधे सीधे बल्लेबाजी करते रहे, गेम को पढ़ते रहे। उन्होंने टारगेट कर लिया था, कौन से मैंने गेंदबाजों को टारगेट करना है। उन्होंने अपने अर्धशतक बनाया और इस तेजी से बनाया कि बाकी के बल्लेबाजों का काम आसान हो गया। मैं थोड़ा हैरान था जिस तरीके से ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव, चले खराब फॉर्म चल रहा है, बट ईशान किशन को बीच में आके मुकाबले जिताने बहुत जरूरी है। तभी आपकी एक रेपुटेशन बनेगी और आप लंबी क्रिकेट खेल पाएंगे। जी राजकुमार जी, पॉइंट्स टैली अगर देखें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेज पे है। चेन्नई टॉप पर है नेट रन रेट की वजह से, 16 अंकों के साथ दिल्ली दूसरे नंबर पर है, आरसीबी 12 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर। लेकिन चौथे नंबर से 7वें नंबर तक की टीमों के 8 अंक है और सभी टीमों ने अभी तक 10 मैच खेल लिए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मंगलवार का दिन बहुत खास है इस आईपीएल सीजन 14 में। सब टीमें 10-10 मैच खेल चुकी हैं, 3 टीमें ऑलमोस्ट क्लियर करती नजर आ रही हैं। लेकिन जो चौथी टीम की रेस है उसमें 4 टीमें अब लग रही हैं, जिसमें सबसे नीचे लगी हुई है मुंबई। कैसे आप देख रहे हैं इन 4 टीमों में किसकी दावेदारी सबसे अच्छी नजर आ रही है आपको? राजीव, यही रोमांच है इसका आईपीएल का कि लास्ट मैच तक ये क्लियर नहीं होता कि चौथी टीम कौन सी होगी। अगर आपको याद हो, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। और बहुत रोमांचक मुकाबले हैं क्योंकि चारों 8 पॉइंट पर हैं और सभी जानते हैं कि यहाँ से 1-2 हार उनको टूर्नामेंट से बाहर कर सकती हैं। और मुंबई जैसी स्टार स्टडेड टीम जो 7वें नंबर पर है, तो जरूर कहीं ना कहीं सोच रही होगी कि किसी भी तरह हमें अब गियर अप करना है, एज ए टीम खेलना है, थोड़ी कॉमन सेंस लगा के, जैसे निखिल ने भी कहा। बहुत जरूरी है क्योंकि उनके पास मैच विनर्स हैं। अगर आप देखें तो बेस्ट टीम ऑन पेपर अगर आप देखें तो वो मुंबई ही है।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जरूरत है कि उनको उनके जो बल्लेबाज हैं मध्य क्रम के और निचले क्रम के, वो जिम्मेदारी लें। कहीं ना कहीं जरूरत है केरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या को डिलीवर करने की। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव पे तो काफी बात हम कर चुके हैं कि वो दोनों फॉर्म में नहीं है, लेकिन नीचे से भी रन नहीं आ रहे। केरन पोलार्ड और हार्दिक पांड्या भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी चिंता है मुंबई के लिए। और पूरी आशा है मुझे कि बहुत प्रोफेशनल टीम है, ये बाउंस बैक करेगी। जैसा हमने पहले भी कहा, देखा है हर आईपीएल में शुरुआती मैच हारने के बाद मुंबई हमेशा बाउंस बैक करती है। तो मुझे अभी भी पूरी आशा है कि बाउंस बैक जरूर करेगी मुंबई, और जो कमियां हो रही हैं उन पे, वो जो गलतियां वो हो रही हैं उनको सुधारने की कोशिश की जाएगी। और मेरा मानना है कि 15 मैच होते होते मुंबई शायद क्वालिफाइंग उसमें रेस में आ जाएगी। निखिल भाई, बड़ी होप रख रहा है राजकुमार जी मुंबई इंडियंस से, बट ये होप तभी पूरी होगी जब आप एक यूनिट की तरह खेलें। अभी तो फेल्यूर ही फेल्यूर नजर आ रहा है, और पहली सुलझाने के बजाय उलझती चली जा रही है मुंबई इंडियंस की। जी राजीव भाई, पिछले मुकाबले में जैसे हारे थे, उस सिचुएशन में जब उनकी टीम आती थी तो हार्दिक संभाल लेते थे। उसके बाद अगर मौका मिलता था तो पोलार्ड संभाल लेते थे। वो दो उनके एक्स फैक्टर के बल्लेबाज नीचे भी आके वो मुकाबले जिता नहीं पा रहे। यानी कि अब जो आपके मेन बल्लेबाज है, रोहित ने एक अच्छा स्टार्ट दिया था, 43 रन बनाए थे, उनके बल्ले से उस अंदाज से नहीं निकल रहे जैसे पहले निकलते थे। बैटिंग ऑर्डर आप अगर शुरुआत से अंत तक देखिए तो वो निरंतरता नजर नहीं आ रही किसी भी बल्लेबाज के लिए, और वो इनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। हार्दिक पांड्या शुरुआत के कुछ मुकाबलों में चोट के कारण बाहर थे, वो बैलेंस नहीं बन पा रहा था। सौरभ तिवारी ने 50 रन बनाए, लेकिन वो 50 रन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप बड़ा रेयर होता है एक बल्लेबाज जब अर्धशतक बनाता है तो आप अपनी टीम को जिता नहीं पाता, वो और अर्धशतक का कोई फायदा नहीं है। तो बैटिंग मुंबई इंडियंस की पहली बारी ऐसा लग रहा है कि दबाव में है, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी होने के बाद भी मुकाबले बल्ले से नहीं जिता पा रहे। जी, हर्ष जैन जी का सवाल आया है। गुड मॉर्निंग। एक तो बहुत ढेर सारे व्यूवर्स हैं, कह रहे हैं मुन्नू पांडे जी जुड़े हमारे साथ, हर्ष जैन है, कसार साहब है, सबका गुड मॉर्निंग है राजकुमार सर। और साथ ही सवाल है हर्ष जैन जी का कि रोहित शर्मा का जो स्ट्राइक रेट है T20 में वो डिक्रीज हो रहा है, क्या ये एक बड़ी वजह है कि अच्छा स्टार्ट नहीं मिल पा रहा मुंबई इंडियंस को? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, रोहित के ऊपर काफी डिपेंडेंट है मुंबई इंडियंस, और शायद थोड़ा सा प्रेशर ले रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि लोअर ऑर्डर में उनकी टीम अच्छा नहीं कर रही है। इसी वजह से उनका स्ट्राइक रेट भी हल्का हो रहा है, कम हो रहा है, बिकॉज वो बड़े शॉट्स नहीं खेल पा रहे हैं। जानते हैं कि उनके जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है, लेटर ऑर्डर वाले बल्लेबाज भी उस तरह विस्फोटक बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं जो उनसे उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी कप्तान को लेनी पड़ रही है, और इसी वजह से उनका स्ट्राइक रेट वो भी कम होता जा रहा है, क्योंकि वो अपने जो नेचुरल उनके स्ट्रोक्स हैं, वो जिस तरह बड़े बड़े छक्के मारते थे वो नहीं खेल पा रहे हैं, क्योंकि प्रेशर है कि अगर मैं आउट हो जाऊंगा तो टीम बिखर जाएगी। तो टीम को संभालने वाली स्थिति में इस समय रोहित बल्लेबाजी कर रहे हैं, और इसी वजह से उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा नीचे चला गया है। निखिल भाई, कसाट साहब का एक सवाल है आपके लिए। आपको लग रहा है, उनका कहना है कि मुंबई इंडियंस को क्या थोड़े चेंजेस आज करने चाहिए, जयंत यादव को टीम में लाना चाहिए और एडम मिलने की जगह नीशम एक ऑलराउंडर आप इंक्लूड करें ताकि थोड़ी बैटिंग हो जाए, और कुणाल पांडे को ड्रॉप करके उनका कहना है जयंत यादव को यहाँ खिलाना चाहिए। क्या थॉट्स है आपके? देखिए, एक बुरा विकल्प नहीं होगा, क्योंकि आप कुणाल के वो 4 ओवर की जगह जयंत यादव के वो 4 ओवर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास लेफ्ट हैंडर्स हैं और मैच विनिंग लेफ्ट हैंडर्स हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम में। तो एक बहुत बढ़िया विकल्प रहेगा। प्रसाद साहब, आप तो गेम को बड़ी गंभीरता से नजर आते हैं। आप ये मुझे लग रहा है कुछ सालों में किसी टीम के साथ स्ट्रेटेजिस्ट बनने वाले हैं। आपका बहुत बढ़िया है कि ये आपने ओपिनियन दिया है, दाद देनी होगी आपकी क्रिकेटिंग सेंस की। बट बिल्कुल सही, मैं सहमत हूँ आपसे, क्योंकि एडम मिलने भी अगर रिवर्स स्वीप पे छक्के खा रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल से, तो भैया कुछ ना कुछ तो आपको अलग सोचना होगा कि मैं एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का गेंदबाज हूँ, आईपीएल खेल रहा हूँ। चाहे जितनी भी ब्रिलियंस हो ग्लेन मैक्सवेल की, पर एक फास्ट बॉलर रिवर्स स्वीप पे छक्के खा रहा हो राजकुमार भैया, तो मतलब कुछ ना कुछ तो राजू का कुछ चेंज करना पड़ेगा।
ऐसे नहीं चलेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल चेंज की जरूरत है निखिल। और वो एक सोच ही अब इतना उनका मोरल डाउन हो गया होगा वो छक्का खाने के बाद, कि एक फास्ट बॉलर को ऐसा लगता है कि जैसे एक थप्पड़ मार दिया गया हो, कि जो तमाचा मारा है मैक्सवेल ने, तो कहीं ना कहीं उनका मोरल काफी डाउन होगा। तो बेटर है कि उनको रेस्ट कराइए और एक नए प्लेयर को चांस दीजिए जो अच्छा करके अपनी जगह पक्की करना चाहेगा। चलिए पंजाब किंग्स के बारे में बात करेंगे। कप्तान के राहुल क्या कुछ स्ट्रेटजी लेकर आएंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए, और उनके गेंदबाजों ने जो चमत्कार किया था पिछले मैच में, उससे कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा पंजाब किंग्स का, इस पर आगे बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। Don't you think that if everyone around you is getting smart, you better be smarter? Hey there, I'm the traveling professor Siddharth Deshmukh, and I'm back with season 2 of my podcast to make you smarter. Smarter with Sid. What's this season's focus about? Well, it's about 10-minute nuggets that will make you stand out at work. It's time to go from smart to smarter. Tune in every Tuesday and Thursday and become smarter with Sid. ब्रेक के बाद खेल नीति पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस की लगातार उम्मीदें जो खत्म हो रही है उस पे, और पंजाब किंग्स ने जिस तरह से चमत्कार किया पिछले मैच में, वो चमत्कार कितना आगे काम आएगा, अब इसमें थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। निखिल भाई, 125 रन डिफेंड करना अपने आप में एक बड़ा चमत्कार था पंजाब के लिए। संजीवनी तो उनको मिल चुकी है, अब शायद ऑक्सीजन की तलाश है कि मुंबई को हरा के ऑक्सीजन ले आए, और सही टीम आपको लग रहा है अब खिला रहे हैं वो। रवि बिश्नोई को ले आए, क्रिस गेल टीम में आ गए। क्रिस गेल तो ऐसा लग रहा है पंजाब किंग्स के लिए लकी चार्म है, वो रन बनाए ना बनाए टीम जरूर जीतती है जब वो आते हैं। जी बिल्कुल, क्रिस गेल के आने से कहीं ना कहीं वो एक मनोबल और बहुत फर्क रहता है। पिछला मुकाबला उन्होंने चाहे एक लो टोटल डिफेंड किया हो, उसमें बहुत बड़ा एक हाथ था हैदराबाद का खराब प्रदर्शन भी, बट इनके मध्यक्रम के बल्लेबाजों को रन बनाने होंगे। राजीव भाई, जिस तरीके से राहुल स्टार्ट तो बढ़िया दे रहे हैं, मयंक ने पिछले मुकाबले में रन बनाए थे, स्थान नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी के जितने भी मुकाबले सारे ये फैब फोर के साथ है, धमाकेदार टीमों के साथ है, तो इनको अपना बेस्ट निकालना पड़ेगा। राजकुमार सर, आप कैसे देख रहे हैं पंजाब किंग्स के लिए? शमी ने बहुत ही शानदार स्पेल डाला, और हम सब बड़ा सोच रहे थे इस फेज 2 से पहले कि शमी को क्यों लाया गया T20 स्क्वाड में, उनका इकोनॉमी रेट अच्छा नहीं है, और वो टेस्ट क्रिकेट और वनडे के ज्यादा बेहतर बॉलर है। उन्होंने एक तो गलत प्रूफ किया। रवि बिश्नोई ने बहुत इंप्रेसिव गेंदबाजी की है, और मुझे लग रहा है जितने लेग स्पिनर्स खेल रहे हैं, हम चर्चा चहल की करते हैं, राहुल चाहर की करते हैं, राशिद खान की करते हैं, बट ये यंगस्टर्स जब खेला है पंजाब के लिए, अपनी फील्डिंग से, अपने अप्रोच से, जिस तरह का उनका बॉलिंग एक्शन है, वो बड़ा इंप्रेसिव रहा है। कैसे आप देखते हैं रवि बिश्नोई एज अ प्रोस्पेक्ट, और इस मुकाबले में क्या मुंबई के लिए बड़ा थ्रेट रवि बिश्नोई होंगे? देखिए राजीव, पहले तो मैं मोहम्मद शमी पर आता हूं। अगर आपको याद हो, जब मैंने अपनी वर्ल्ड कप की टीम बनाई थी तो उसमें मोहम्मद शमी को मैंने जरूर रखा था, क्योंकि मेरा मानना है वो एक ऐसे अटैकिंग गेंदबाज हैं जो आपको अर्ली ब्रेक थ्रूज दिला सकते हैं। अच्छा बाउंसर है उनके पास, यॉर्कर अच्छा है, तो ऐसा बॉलर अगर स्लाइट एक्सपेंसिव भी होता है और लेकिन विकेट निकाल कर दे तो वो हमेशा यूजफुल होता है, क्योंकि अगर आप विकेट लेते हैं तो वो सबसे अच्छा तरीका है रिस्ट्रिक्ट करने का दूसरी टीम को। तो मुझे लगता है कि वो विकेट टेकिंग बॉलर है, इसीलिए शमी हमेशा से मेरी टीम में रहे थे वर्ल्ड कप की। और रवि बिश्नोई बहुत ही शानदार एक यंगस्टर है। लास्ट ईयर हमने मुश्ताक अली में भी देखा, वो दिल्ली के अगेंस्ट, हमारे अगेंस्ट भी खेले, बेहतरीन प्रदर्शन था। और जो उनका बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत सकारात्मक है, बहुत पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है, तो वो एक दर्शाता है कि उनमें वो जज्बा है अच्छा करने का, एक भूख है अच्छा करने की, और वो घबराते नहीं है कि किस बल्लेबाज को मैं गेंदबाजी कर रहा हूँ। अपनी जो स्टॉक बॉल है उस पर उन्हें यकीन है, भरोसा है, कंट्रोल है, तो तभी जब आपको अपनी स्टॉक बॉल पे कंट्रोल है तो आप भी कर सकते। रवि बिश्नोई ने करके दिखाया कि बहुत मेहनत करके वो यहाँ पहुंचे हैं, और अभी भी लग रहा है कि वो काफी मेहनत कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी में, जो कि मैदान पर नजर भी आ रहा है। निखिल भाई, अगर हम पंजाब किंग्स की बात करें तो परेशानी उनके लिए भी है। अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें, उनका पूरा बैटिंग अगर फ्लॉप है, तो पंजाब किंग्स के लिए उनके विदेशी खिलाड़ी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। निकोलस पूरन इतना बड़ा नाम है T20 फॉर्मेट के, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। क्रिस गेल तो चलिए अभी एक मैच ही खेले हैं। क्या बैटिंग लाइनअप में थोड़े आप चेंजेस देख रहे हैं? दीपक हुडा जैसे कि कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। उनकी पिछली मैच में पिटाई भी हो गई थी, अगर आप याद करें, जो पिछला मुकाबला था।
क्या कुछ पंजाब को करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि उनके पास भी मौका अच्छा है कि वो टॉप 4 में पहुंचे? जी, मौका अच्छा है। जो बाकी के मुकाबले हैं मुश्किल है, इसीलिए उनको अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलनी होगी। यहाँ से राजीव भाई बतौर टीम चलाना, और आपको पता है कि ये अगले 4 मुकाबले हमारे लिए सब कुछ है। इसके ऊपर निर्भर करता है कि अगर हम 8 अंक हमें मिलते हैं तो हमारे 16 अंक होते हैं, क्वालिफिकेशन के चांस रहते हैं। दीपक हुडा जैसे बल्लेबाज अगर फायर नहीं कर रहे तो उनको एक आधा मुकाबले में आप रेस्ट करा दीजिए। शाहरुख खान आपके पास एक विकल्प है जो TNPL में रन बना के आ रहे हैं। चाहे वो क्रिकेट की मतलब अगर तुलना करें तो शायद TNPL की वो स्तर नहीं है, लेकिन कुछ टीमों में बहुत ताबड़तोड़ अंदाज से टीमों के खिलाफ उन्होंने रन बनाए थे। कुछ टीमों में गेंदबाज भी अच्छे हैं, तो वो भी अच्छे फॉर्म में है। वो भी अच्छे फॉर्म के साथ इस मुकाबले में आए हैं, खेल रहे हैं, तो उनको चांस दे दीजिए आप, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। अब आप जितना एक्सपेरिमेंट डिले करेंगे उतनी दिक्कतें रहेंगी। निकोलस पूरन, क्रिस गेल, ये ऐसे बल्लेबाज हैं जब जिस दिन वो रन बनाएंगे तो आपको मुकाबला जिताएंगे। लेकिन आपके पास नीचे में बैकअप के प्लान में ऐसे बल्लेबाज होने चाहिए जो आपको भरोसा दिखा रहे हैं कि आपको नेट्स में किस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ शाहरुख खान में वो प्रतिभा है कि वो मुकाबले जिता सकते हैं। सीधे सीधे सामने फास्ट बॉलर को छक्के मारना, ये एक अद्भुत टैलेंट रहता है। चलिए अब दूसरे मुकाबले की भी बात कर लेते हैं। आज दूसरा मुकाबला जो दिल्ली का है KKR के साथ। KKR के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये मुकाबला है, क्योंकि वो चौथे नंबर पर है। एक बड़ी जीत उनको टॉप 4 में पहुंचा देगी। और जब फेज 2 शुरू हुआ था तो कोलकाता को कोई रेट नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक ये टीम बहुत बदली हुई नजर आ रही बिकॉज ऑफ कंडीशंस। सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह की गेंदबाजी की है वो बड़ा इम्पैक्ट डालने में कामयाब रहे। और अब सामने दिल्ली की टीम है जो अपने पेस बॉलर से बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। नॉर्के, आवेश खान और रबाडा की टिकड़ी लगातार तमाम बड़े बड़े बल्लेबाजों का टेस्ट ले रही है। राजकुमार जी, दिल्ली क्योंकि दिल्ली से आप बिलोंग करते हैं, दिल्ली अभी तो कोई बिना डिस्कशन के हम कह सकते हैं कि वो नंबर 1 टीम है मौजूदा दौर में, जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं। बट KKR को भी कम नहीं आ सकते दिल्ली, क्योंकि KKR ने भी सबको यहाँ पे सरप्राइज किया है पिछले कुछ मुकाबलों में। बिल्कुल राजीव, अगर आप दिल्ली को देखें तो वो फेवरेट्स की तरह खेल रहे हैं इस बार, क्योंकि बहुत ही संतुलित टीम है। और स्पेशली अगर उनका बॉलिंग अटैक आप देखें तो वो बहुत ही बेहतरीन है। नोकिया ने जिस तरह एग्रेसिव गेंदबाजी की है, 152, 153 वो कंसिस्टेंटली डाल रहे हैं। और साथ में रबाडा जो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर हैं, आवेश खान ने शानदार कंट्रीब्यूट किया है उनके लिए। और साथ साथ अश्विन और अक्षर, तो कुल मिला के आपके पास बहुत ज्यादा लिबर्टी नहीं है दूसरी टीम के लिए बल्लेबाजों को। और एक बहुत कठिन टेस्ट लेते हैं ये पांचों ही गेंदबाज दूसरी टीम का, क्योंकि बहुत कंट्रोल्ड गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत एग्रेसिव गेंदबाजी कर रहे हैं। तो कोलकाता के लिए बहुत आसान नहीं होगा। उन्हें आशा है कि आंद्रे रसल अगर फायर करें तो वो मैच जीत सकते हैं। और उनका फायर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑन हिज गिवन डे वो एक मैच विनर है, बहुत बड़े मैच विनर हैं वो भी। तो उनका फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होगा, या उनकी विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि वो किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं दिल्ली के खिलाफ, अगर उन्हें दिल्ली जैसी टीम के अगेंस्ट मैच जीतना है तो। राजकुमार सर, एक सवाल आपके लिए भी हरचैन जी का, कि अगर शिखर धवन इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेलते, क्या दिल्ली के लिए वो डोमेस्टिक मैच खेलते हुए नजर आएंगे? और एक तो उनके फॉर्म को लेकर भी कंसर्न है। पृथ्वी शॉ और शिखर धवन जो फेज 2 में बहुत ही धमाका कर रहे थे दिल्ली के लिए, उनका बल्ला क्यों शांत हो गया है? नहीं, ये अनफॉर्चुनेट है। वाकई में मुझे बहुत आशाएं थी दोनों से, और मेरा मानना था कि दोनों में से एक प्लेयर जरूर भारतीय टीम में होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनकी जगह नहीं बनी। और प्लेयर थोड़ा डिसअपॉइंटेड तो होता है, लेकिन साथ साथ उतना ही मोटिवेटेड भी होता है कि मुझे अच्छा करके वापसी जगह बनानी है। तो आशा करता हूं कि दोनों ही उस फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे कि हमें अच्छा करके दोबारा वापसी का चांस रखना है भारतीय टीम में। तो जहां तक शिखर की बात है कि वो डोमेस्टिक खेलेंगे या नहीं, तो मुझे लगता है कि काफी लंबे वो दौरे करके आए हैं, और हो सकता है थोड़ा बहुत रेस्ट लें, लेकिन वो मैच खेलने के लिए हमेशा दिल्ली के लिए तैयार रहते हैं बहुत। और ये एक अच्छी बात है उनकी कि वो अपना 100% देते हैं उन मैचेस में। ऐसा नहीं होता कि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी आके फॉर्मेलिटी के लिए खेलता है अपनी स्टेट के लिए, जो कि अक्सर देखा जाता है। लेकिन शिखर के साथ ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल 100% कंट्रीब्यूट करते हैं, पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं, यंगस्टर्स को हेल्प करते हैं, उन बैटिंग में भी, बॉलिंग में, फील्डिंग में काफी वो बताते हैं सभी को। तो एक बहुत अच्छा
कंट्रीब्यूशन रहता है उनका जब भी वो दिल्ली के लिए अवेलेबल होते हैं, और वो जरूर खेलते जरूर है। निखिल भाई, जो खबरें आ रही निकल के कि मार्कस स्टोइनिस डेली के लिए इंजर्ड है और हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम हो गई थी पिछले मैच में आंद्रे रसेल को। अगर आंद्रे रसेल अवेलेबल नहीं है तो कौन ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है? बेन कटिंग हो सकते हैं या शकीबुल हसन, जिस तरह के पिच का मिजाज आप इन दिनों देख रहे हैं यूएई में? देखिए राजीव भाई, शकीबुल हसन भी एक बुरा विकल्प नहीं है, क्योंकि आपको कुछ कहीं ना कहीं एक वो सीनियर खिलाड़ी चाहिए। बेन कटिंग की तरफ आप देखेंगे, क्योंकि वो आपको वो रोल थोड़ा सा और बेहतर करने को देख सकते हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि धीमी पिच है तो एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर आप खिलाने को देख सकते हैं। इसमें कोई बुरा विकल्प नहीं है, क्योंकि आंद्रे रसल जब बल्लेबाजी कर रहे होते हैं केकेआर के लिए, दिनेश कार्तिक बहुत नीचे आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पिछले मुकाबले में भी दिनेश कार्तिक ने जिस तरीके से 26-28 रन बनाए थे, इसलिए वो 171 रन बोर्ड पे लगे थे, क्योंकि मॉर्गन उनसे पहले बैटिंग कर रहे हैं, त्रिपाठी कर रहे हैं, नीतीश राणा कर रहे हैं। वो अपने आप को एक फिनिशर का रोल दे रहे हैं। लेकिन शायद ये भी एक सोच हो सकती है कि अगर मेरे को 10-12 गेंदें मिले, जिस दिन लगे तो ठीक है, जिस दिन नहीं लगी तो वो सिचुएशन की मांग है। वो एक ऐसा बल्लेबाज है कि आप उनको ऊपर बल्लेबाजी करने का मौका दीजिए। अगर इस किस्म के फॉर्म में है, वो आपको कंसिस्टेंटली रन बना के देंगे। वो एक कहीं ज्यादा बेहतर विकल्प है। दिनेश कार्तिक को और ऊपर बल्लेबाजी इनको करानी होगी। और आपके सवाल का जवाब मैं कहता हूँ शाकिब अल हसन इज अ बेटर चॉइस। जिस तरीके से पिचेस चल रही हैं और जो उनका अनुभव है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का, उसका इस्तेमाल कीजिए। राजकुमार जी, क्योंकि बात कोलकाता की हो रही है यहाँ पे, मॉर्गन ने कप्तानी तो चली ठीक है, बैटिंग बिल्कुल ऑफ कलर है। जिस तरह निखिल भाई कह रहे हैं कि खुद को प्रमोट करके वो नंबर 4 पे ला रहे हैं, इससे अच्छा है कि इनफॉर्म बैट्समैन को आप नंबर 4 पे लेके जाए। जी बहुत मुश्किल होता है कप्तान का इतना बड़ा सेक्रीफाइस करना, क्योंकि कप्तान हर बार चाहता है कि मैं जिम्मेदारी लूं, और सभी जानते ऑप्शन हैं भी कि आ रहा है वर्ल्ड राजकुमार क्लास जी आने वाला है, तो आपको रन तो बनाने ही पड़ेंगे अगर अगले ऑप्शन में रन रहना तो है। बनाने ही पड़ेंगे। और कप्तान को हमेशा लगता है कि मैं सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, और एक शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन काफी लंबे समय से उनके रन नहीं बने। और बड़ा अफसोसजनक बात है कि उन जैसा खिलाड़ी इतने दिनों से शांत है, डिलीवर नहीं कर पा रहा है। और वो अपने को अगर और नीचे लेके जाएंगे तो मुझे लगता है कि उनके रन बनाने के चांसेस और ज्यादा कम होंगे। तो इसीलिए वो अपनी को बैक कर रहे हैं, और मेरा मानना ठीक भी है। दिनेश कार्तिक को किसी और की जगह ऊपर खिलाया जा सकता है, लेकिन इयान मॉर्गन को ऊपर ही खेलना चाहिए, क्योंकि वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। लेकिन उनके आंकड़े में देख रहा हूँ निखिल भाई, बड़े हैरान करने वाले आंकड़े कि आईपीएल 2020 से T20 फॉर्मेट में 18 का एवरेज है इवन मॉर्गन का, और 123 का सिर्फ स्ट्राइक रेट है, और एक भी हाफ सेंचुरी नहीं है उनकी अभी तक पिछले 2 सालों में आईपीएल में। राजीव भाई धीरे बोलो, दिवाली बोनस खराब हो जाएगा, ऑक्शन आने को है। अब फ्रेंचाइजी अलग सुन रहे होंगे खेल नीति के प्लेटफॉर्म से कि क्या हो रहा है ये मॉर्गन के साथ। मैं आपको बता दूं, ये हर जगह हम लोगों के पॉडकास्ट की चर्चा के बारे में चर्चा हो रही है, क्योंकि जितनी डेप्थ में हम लोग आकलन करते हैं मुकाबलों का, सब सुन रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा धीरे बोले, इयान मॉर्गन का दिवाली बोनस खराब हो जाएगा। देखिए, बतौर कप्तान और 4 नंबर का बल्लेबाज आप कप्तानी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट एक टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज के आंकड़े, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो एक बल्लेबाज हैं, वो आपको ये आपकी रेपुटेशन के लिए ये आपको कहीं कोई मदद करने वाले नहीं। बहुत जरूरी कि कुछ मुकाबले आप अपने बल्ले से जिताए, या एक ऐसी पारी तो खेले जो दुनिया को पता चले, हाँ ये भी एक वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान है, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है। आउट होने को राजू भाई कोई भी हो सकता है, और राजू भाई भी जानते हैं। लेकिन कुछ मुकाबले जब आपको एक स्टार्ट मिलता है, उस अंदाज से खेल के तो दिखाएं कि आप में और बाकी खिलाड़ियों में कोई फर्क है। वो फर्क नजर नहीं आ रहा। अगर खराब फॉर्म से आप जूझते चले जा रहे हैं, और कुछ मुकाबलों में जो उनको स्टार्ट भी मिला था, 25-30 रन भी जो बन रहे हैं, वो ऐसे 25-30 रन नहीं बन रहे कि बाकी खिलाड़ियों से वो खिलाड़ी कुछ अलग नजर आ रहा हो। अब डेविड वार्नर के साथ कल क्या हुआ? डेविड वार्नर को बोला जी आप कोई बात नहीं, होटल में के कमरे में बैठ के अपने वीडियोस बनाइए, मुकाबला देखिए। जेसन रॉय को मौका दिया, और क्या शानदार तरीके से उन्होंने वो मौका भुनाया। तो मैं हैरान नहीं होगा जिस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद भी शायद डेविड वार्नर के आगे देख रही है, कि अब केकेआर भी शायद, क्या होता है इस सीजन में मुझे पता नहीं आगे, लेकिन ये मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं कि शायद अगले सीजन आपको एक नया कप्तान नजर आएगा केकेआर के लिए। राजकुमार सर, आपके लिए सवाल है वसंत नारायण जी का, क्योंकि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में थे, दिल्ली टीम के कोच थे जो मुश्ताक अली खेला गया।
उनका ये कहना है कि आपको नहीं लग रहा है कि जो आंद्रे रसेल की जगह अगर खाली होती है तो आप अय्यर को ये रोल दे दें, वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और ये बात इवन मॉर्गन को बार बार बताई जानी चाहिए कि वो अच्छे गेंदबाज भी हैं, आप उनको एज ऑलराउंडर इस्तेमाल करें। और खबरें ये भी आ रही है कि कुछ सेलेक्टर्स बहुत बारीक नजर रख रहे हैं वेंकटेश अय्यर पर। देखिए, वेंकटेश अय्यर पर बारीक नजर तो राजीव रखी ही जाएगी। जिस तरह का उनका डेब्यू हुआ, जिस तरह उन्होंने सरप्राइज किया है सभी को, और जिस तरह की पारियां वो खेल रहे हैं, तो बहुत ही कॉन्फिडेंट खिलाड़ी लग रहे हैं। और जरूरत इयान मॉर्गन को बताया जरूर गया होगा कि डोमेस्टिक में अच्छी गेंदबाजी करते हैं ये, लेकिन शायद वो उस कॉम्बिनेशन में उस समय जरूरत नहीं पड़ी है उनको, कप्तान को। और लेकिन अगर आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी तो वो ही कैन बी अ वेरी हैंडी बॉलर। और इयान मॉर्गन को ये जानना जरूरी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैनेजमेंट होगी वो उनको बताएगी। कई बार कप्तान जो फॉरेन कैप्टन होते हैं उनको डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं होता, तो लेकिन उनको मुझे पूरा यकीन है कि बताया जाएगा कि वो एक मोर देन हैंडी बॉलर हैं। और नेट्स में तो शायद मॉर्गन देख भी रहे होंगे उनको कि वो जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे होंगे। तो आने वाले समय में मुझे पूरी आशा है कि उनसे गेंदबाजी भी कराई जाएगी और एक अच्छे ऑलराउंडर की तरह शायद वो एक नई फाइंड होंगे आईपीएल की। जी, पिछले मुकाबले की थोड़ी बात कर लें अगर निखिल भाई, चलते चलते संजू सैमसन लगातार दूसरा अर्धशतक लगाया। जिस तरह की बैटिंग वो कर रहे हैं, 80s में गए दोनों स्कोर उनके। कैसे आप देख रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि बार बार सेलेक्टर्स को जगा रहे हैं ये और श्रेयस अय्यर दोनों, कि भैया हम थे रेस में, काहे हमको पीछे छोड़ दिए। देखिए, मुकाबले जिताने भी होंगे, और मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप तो आंकड़ों के मास्टर हैं राजीव भाई, ये शायद पहला सीजन है कि सेकंड हाफ में संजू सैमसन का बल्ला बोल रहा है। तो हर सीजन में शुरुआत के कुछ मुकाबलों में बल्ला बोलता है, उसके बाद थोड़ा सा शांत होता चला जाता है। पहली बारी शायद कप्तान बनने की वो जिम्मेदारी उनको रास आ रही है कि उनकी बैटिंग जो है और निखर के आ रही है। इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते रहेंगे तो गुरुजी आप दरवाजा खटखटाइए नहीं, दरवाजा तोड़ के आइएगा। और कंसिस्टेंसी तो चाहिए, और आप में वो प्रतिभा है मुकाबले जिताने की। जी राजकुमार सर, दरवाजा तोड़ने की स्थिति में तो श्रेयस अय्यर भी हैं, और कयास ये लग रहा है कि हो सकता है उनको इंक्लूड भी कर लिया जाए 15 के स्क्वाड में, क्योंकि 10 अक्टूबर तक डेट है और कुछ खिलाड़ियों की फिटनेस अभी भी सवालों के घेरे में है। देखिए, श्रेयस अय्यर का टीम में ना होना थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि वो इंटीग्रल पार्ट थे भारतीय टीम के, और अनफिट होकर बाहर हुए और उसके बाद उनको ड्रॉप किया जाना थोड़ा सा शायद नाइंसाफी भी है उनके साथ। तो मेरा मानना है कि उन्हें टीम में होना चाहिए था, और अब अगर उनकी वापसी होती है तो आई थिंक वो थॉरली डिजर्व करते हैं इस टीम में आना। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं फटाफट, ब्रेक के बाद कंक्लूजन आपका भी लेंगे, क्योंकि आप तक आवाज पहुंची है तो शायद सेलेक्टर्स तक पहुंच जाए अय्यर के बारे में जो राजकुमार सर कह रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होता है। सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी, और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं, हर मंगलवार और शुक्रवार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर। अब हम बात क्योंकि श्रेयस अय्यर की कर रहे हैं, कुछ ऐसे सिलेक्शंस हैं वाकई जो सवालों के घेरे में। और निखिल भाई, आवाज आप तक राजकुमार जी की पहुंच गई क्या? सिलेक्टर्स तक पहुंच पाई होगी ये आवाज जो हम चर्चा कर रहे हैं? राजीव भाई, मैं इसलिए बड़े करीब से सुनता, राजू भाई कुछ बोलते हैं तो वो अमूमन जो है ना वो ब्रेकिंग न्यूज के तहत निकल जाती है आवाज। तो इसीलिए करीब से मैं सुन रहा था। लेकिन जी, इस तरीके से बल्लेबाजी करते रहेंगे। बहुत जरूरी कि आपके हाथ में इस समय आप क्या कर सकते हैं। आपके हाथ में बल्ला है, आप सिर्फ रन बना सकते हैं, और वो श्रेयस अय्यर कर रहे हैं। जिस तरीके से इंजरी के बाद पहले मुकाबले में उन्होंने बल्लेबाजी की, और बतौर चयनकर्ता आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि जब वो एक तो फिट हो गए हैं, वापस आए हैं, और जब बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या गेम को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो वो श्रेयस अय्यर ने बहुत बढ़िया तरीके से यही दर्शाया कि वो पूरी तरीके से इन कंट्रोल है, फिट है और गेम को कंट्रोल कर रहे हैं। राजकुमार और अय्यर के आने से एक चीज हुई है कि दिल्ली की टीम अचानक बहुत मजबूत लग रही है। पहले फेस में बैटिंग थोड़ा वनरेबल था, तब पृथ्वी और शिखर खैर छुपा दे रहे थे उस चीज को,
बहुत शानदार निक में थे, लेकिन अब सडनली पृथ्वी शॉ का बल्ला नहीं चल रहा, शिखर धवन थोड़े से परेशान है, तो अय्यर आके उस मैच में कमाल कर जा रहे हैं, और जो काम हेटमेयर नीचे कर रहे हैं वो भी नजरअंदाज हम नहीं कर सकते, जिस तरह से मैच को फिनिश किया है कुछ मैचों में। बिल्कुल राजीव, उनके आने से स्टेबिलिटी आई है एक मिडल ऑर्डर में, क्योंकि एक भरोसेमंद खिलाड़ी है, कप्तानी कर चुके हैं लंबे समय दिल्ली की, और कंट्रोल करते थे तब भी बल्लेबाजी उन्हीं के अराउंड होती थी दिल्ली की। तो अभी वापस अपने उसी रोल में आ गए हैं और कॉन्फिडेंस देते हैं अपने ओपनर्स को भी और लेटर ऑर्डर बल्लेबाजों को भी कि एक तरफ श्रेयस हैं, एक एंड पर वो खड़े होंगे, अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाते रहेंगे और वो कंसिस्टेंट भी हैं, तो एक बहुत अच्छी एसेट है वो अपनी टीम के लिए। निखिल भाई, चलते चलते रहे, पंच साहब भी कुछ करेंगे 30-35 तक, कब तक काम चलेगा? कप्तानी का दावा ठोक रहे हैं, कप्तानी का दावा है हिंदुस्तान के लिए, भाई भी तो मैचवा जिताएंगे तभी ना बन पाएंगे कुछ। अरे गुरु जी, टीम तो जीत रही है ना, 30-35 रन, उससे ज्यादा बनाने की अभी आवश्यकता आ ही नहीं है। आवश्यकता आएगी तो वो भी रन बनाएंगे। राजकुमार सर, आपके लिए टॉप 4 टीमें कौन सी? 3 तो चली है, चौथी टीम किसको देख रहे हैं आप आते पॉइंट्स टैली में? मुझे मुंबई से बहुत आशा है सर, 7वें नंबर पर है सर। कोई बात नहीं, वो देखिएगा, वो बाउंस बैक करेगी। निखिल भाई आप बताएं। यार पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो शाहरुख खान पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और साथ ही एक और डायलॉग है निखिल भाई कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, पहले हाफ में हारे हैं और अब जीतना का सिलसिला शुरू हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल भाई आपका, राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जुड़िए खेल नीति के साथ हर रोज सुबह 9:30 पर सिर्फ IVM के YouTube चैनल पर और Facebook पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं, @राजीविश मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप रोज सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, Spotify, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On The Longest Constitution, Priya narrates the long and ongoing battle of striking down Section 9 of the Hindu Marriage Act of 1955. That allows one party to appeal to the courts to restore his or her conjugal acts, and has unsurprisingly been used more by men than women. On Press Decode, Bhagda, Ragini, Sarah and Adya talk about the inspiration behind the movie Hotel Rwanda. Venkatesh Saha, head of APAC and Middle East expansion at WISE, joins Anupam on Pesavesa to talk about foreign exchange services. And on the Life Manifesto, Zarina explains the difference between personality and personal brand. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. It really does help us. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, Quota, CoinSwitch, Kuber, and Intel vPro. Thank you so much for making this possible. आजकल लोग पॉजिटिव शब्द से ही डरते हैं, पर यकीन मानो कोविड के आगे भी दुनिया है जहां पॉजिटिव और सही चीजें जरूरी है। और हमारे देश में जहां जहां ऐसे काम होते हैं, स्माइल इंडिया मौजूद है। यही समाचार तो ढूंढ कर लाती हूँ मैं, शिफा मैत्रा, आपके लिए हर गुरुवार। स्माइल इंडिया आप सुन सकते हो हिंदी और अंग्रेजी में IVM के ऐप पे, वेबसाइट पे या जहां कहीं से भी आप पॉडकास्ट सुनते हो।